वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में देखा था एल्केन के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को, और मेनली हम लोगों ने बात की थी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ पैराफिन्स को, यानी कि पैराफिन्स का क्या यूज़ होता है इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, या हम कह सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसी को हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्पेशली देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर आया ही क्यों और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और हमारे सिलेबस में दे रखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी तक आप लोगों ने यदि हाइब्रिडाइजेशन का आप लोग यदि नाम नहीं सुने हैं या फिर इसके बारे में आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा अपने SPDF कॉन्फ़िगरेशन को, है ना, यानी कि SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा, है ना। यानी कि SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करें अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो अभी तक आप लोगों ने KLMN को तो ही पढ़ा ही होगा आप लोगों ने काफ़ी, है ना। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी होता है। वो क्या होता है, SPDF, यानी कि ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो क्या होता है, SPDF, है ना। तो अब देखो, SPDF बेसिकली होते क्या हैं, यानी कि इसकी जब हम बात करते हैं यानी कि SPDF की, तो ये होते क्या हैं। जैसे ये जो KLMN है, ये क्या होते हैं, ये हमारी सेल्स होती हैं, है ना। तो ये जो सेल्स हैं, तो इसके ये सब सेल होते हैं, कौन से, SPDF, यानी कि इसके सब सेल होते हैं SPDF, है ना, सब सेल होते हैं। तो देखो, अभी हमें इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, हमें उतना ही जानना है जितना कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर समझ गए कि एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, वो क्या होता है, SPDF, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब यहाँ जो SPDF लिखा हुआ है ना, यानी कि जो SPDF होते हैं, तो इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, यानी कि SPDF के बारे में बात करें, है ना। तो इसके अंदर जैसे कि नंबर की बात करें तो 2 होता है ना, 6, P के अंदर 6 होता है, D के अंदर 10 होता है ना, और F के अंदर 14 होता है। लेकिन यदि KLMN की बात करें तो देखिए, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो K के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और L के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। M के अंदर कितने होते हैं, 18 होते हैं, है ना। और N के अंदर कितने होते हैं, 32, यानी कि 2, 8, 18, 32, है ना। ये किसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इसके अंदर, यानी कि KLMN के अंदर मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पर, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32, है ना, किसके अंदर, KLMN, है ना। यदि यहीं पर हम SPDF की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ पर S के अंदर 2 होते हैं, है ना, P के अंदर 6 होते हैं, यानी कि 6 होते हैं, D के अंदर 10 होते हैं, है ना, F के अंदर 14 होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, है ना। यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं कितने होते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मान लो कि यहाँ पर कोई एटम है,
जैसे कि ये कार्बन ही मान लेते हैं कि हमारा एटम है, क्योंकि हमें तो मेनली बात करनी है कार्बन के बारे में ही, है ना। तो कार्बन से अगर KLMN के अंदर यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यदि के हिसाब से करते हैं, है ना, और एल की जगह पर कितना हो जाएगा, 4, है ना, यानी कि 2 4, है ना। तो अब हम SPDF की बात करें तो देखो यहाँ पर एक थोड़ा अलग सिस्टम होता है। इसके लिए एक रूल आ जाता है अबाव प्रिंसिपल, है ना, यानी कि ये अबाव प्रिंसिपल आ जाता है ना। तो देखो यार, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये हमारे सिलेबस का काम नहीं है। इसको हम समझ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है ना। तो यहाँ पर देखो अबाव प्रिंसिपल ने क्या किया कि जो भी हमारा एस और पी है, इसको एक सीरीज में अरेंज कर दिया, यानी कि 1s, यानी कि 1s है ना, 1s। इसके यस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यस के अंदर 2, तो मैंने 2 लिख लिया, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एरो लगा हुआ है, जिधर का एरो लगा हुआ है उधर ही हम लोगों को जाना है। अब उसके बाद देखिए 2s, है ना, तो ये देखिए एरो इधर की ओर आ रहा है तो 2s को लिख लेंगे, है ना। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यस के अंदर 2, तो 2 लिख लिए, है ना, इसमें भी। अब उसके बाद 2p, अब एरो इधर की ओर जा रहा है तो 2p लिख लिए, है ना, 2p। अब p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6, तो 6 लिख लिए, है ना। उसके बाद देखिए ये एरो इधर की ओर आ रहा है ना, तो 3s, तो 3s लिख लिए। यस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 2 लिख लिए, है ना। तो इसके बाद देखिए अब एरो इधर की ओर जा रहा है दोबारा, है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। देखिए 3p लिख लिए, है ना। p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6, है ना। तो इसी तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग ना, ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसका। तो अगर हम बात करें अपने कार्बन की, क्योंकि हमें तो बात करनी है मेनली हाइड्रोकार्बन की, है ना। तो अगर हम कार्बन की नेमिंग अपने SPDF के साथ करें, यानी कि SPDF से करना चाहें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो इस वाले रूल को फॉलो करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1s। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2, तो मैंने 2 लिख लिया, है ना। अब कार्बन के अंदर देखो होता है ना 2,4, है ना, 2 तो s के पास चले गए, है ना। 1s यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 का कुल फिल करना है ना, यानी कि इसका हमें कुल फिल करना है। ये देखिए 2 तो 1s के पास चले गए, तो बचे कितने, 4। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 2s, है ना। 2s के बाद इलेक्ट्रॉनिक कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, है ना। तो 2 किसके पास चले गए, 2s के पास, है ना। तो बचे कितने, 2, तो 2 अब किसके पास चले जाएंगे, p के पास, है ना। तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि देखिए थोड़ा सा समझिए, जैसे कि 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो बच्चे कितने, 4। अब 4 किसके पास है, अब 2 इसके पास आ जाएंगे, 2s के पास, बचे कितने, 2, तो 2 p के पास आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं ना। अब देखिए अब ये तो हो गया कार्बन का। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
SPDF से करें तो क्या होगा, देखिए 1s। अब यस के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें तो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 ही होता है। तो क्या आ जाएगा 1s1, है ना, 1s1। यहाँ पर तो 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 ही है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s1। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर जो SPDF है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। हालांकि बॉक्स आप लोग समझने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसे मेनली क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, है ना। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। इसके अंदर कितने हो सकते हैं, 2। देखिए हम इस प्रकार से 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करते हैं, ये कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम कुल फिल करते हैं इस ऑर्बिटल में, है ना। तो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो 2 ऐसे भर दिए, है ना, ऑर्बिटल में। अब पी के अंतर्गत 6 होते हैं, तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3। तो इसके अंतर्गत ऐसे कर देंगे, है ना। अब डी के अंतर्गत कितने आते हैं, 10, है ना, इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, तो इसके कितने बॉक्स बनेंगे, 5, है ना। तो इसमें कुल फिल कर देंगे। अब एफ के अंतर्गत कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 7, है ना। तो 7 के अंतर्गत हम ऐसे ऐसे मतलब कुल फिल कर देंगे, है ना, तो हो जाएगा 14। देखो अभी भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो परेशान मत हो। हमें मेनली ये समझना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p 2, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, है ना। बस सिंपल यही समझना है हमको। क्या समझना है, कार्बन का और हाइड्रोजन का। हम केवल समझ रहे हैं कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो मतलब अच्छी तरीके से हम लोगों को क्या हो समझ में आ जाए, है ना। इसलिए हम आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं, है ना। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि हम ऑर्बिटल में भरना चाहें, यानी कि इस तरीके से भरना चाहे तो कैसे भरेंगे, यानी कि थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे कि कार्बन है ना, ये कार्बन है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, यानी कि 2,4। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि लिखें तो 1s2 2s2 और 2p2, है ना। तो इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, और 3 बॉक्स इधर बनेंगे, यानी कि 3 ऑर्बिटल इस तरह से बनेंगे। तो पहले वाले में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे दोनों, है ना, और इसमें भी उसी तरह भर देंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, हालांकि जैसे कि पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, पी में कितने हैं, 2, है ना। तो आप लोगों के मन में एक आइडिया आ रहा होगा कि हम जैसे कि ये ऑर्बिटल है ना, वही मान लीजिए कि यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो ऐसे ऐसे भर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाता है, ये एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कोशिश करता है कि जब तक पॉसिबल हो तब तक ये क्या हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही रहे, है ना। सिंपल में समझो, जैसे कि अ, ऐसे है ना, तो ये कोशिश करता है कि मतलब पेयर में ही रहे, यानी कि सिंगल ही सिंगल रहे, है ना। ऐसे समझो कि जैसे कि इस तरीके से रहे, है ना, यानी कि जब तक ये कुल फिल नहीं हो जाता, है ना। अब इसमें जब 2 हैं तो किस तरीके से भरेंगे, यानी कि इसी तरीके से तो भरेंगे, है ना। यहीं पर यदि 2p4 होता, है ना, तब इसका उसी तरीके से बनाते, तो इसमें ऐसे पहले भरते हैं ना, सिंगल सिंगल भरते हैं, 3 हो गए, उसके बाद ऐसे भर देते, तो हमारा ये राइट है ना। अब इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर 2p6 आ गया, है ना, तो ऐसे पहले भरेंगे, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे भरेंगे, तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, है ना।
इस तरीके से भरा जाता है ना। ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ना। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे देखिए ये एस के अंदर हो गया, तो देखिए ये एस के अंदर हो गया, ये 2s2 के अंतर्गत हो गया। ये इसको क्या कहते हैं, इसको 3 है तो इसको नाम दे दिए हैं, देखिए px दे दिए हैं, है ना, py दे दिए हैं, इसको 3 वाले को pz दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक देखा कि जो हमारा कार्बन है उसका अगर हम नॉर्मल SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन यहीं पर एक और रूल आ जाता है, वो हमारा क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कंपाउंड एटम है ना, यहाँ पर थोड़ा समझिए, जैसे कंपाउंड एटम है, उसका जो फॉर्मेशन है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होता है ना। यानी कि जो कंपाउंड एटम है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने कार्बन की, है ना, कार्बन की, तो जो हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। लेकिन आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, है ना, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो इसमें तो केवल कितने हैं, 2 ही हैं। इस हिसाब से तो बॉन्ड बनने चाहिए 4। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है वो ग्राउंड स्टेट से किस में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, 2, यानी कि 2s2 वाला। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में आ जाता है, p वाले में, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितने थे, यहाँ से एक निकल कर इसमें आ गया, है ना, यानी कि इसमें से एक निकल गया तो इसमें आ गया, तो कितने हो गए, 4। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितने हो गए, एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 1 2 3 4, है ना। तो इस प्रकार से हमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गए, है ना। तो इसी प्रकार देखिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग ऑलवेज occurred in the unpaired electrons, and since carbon makes 4 bonds hence it goes it excited state, यानी कि ग्राउंड स्टेट से किस में आ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखो मेनली बात करें हम कार्बन और हाइड्रोजन की, है ना। मान लो कि ये CH4 है ना, CH4, तो इसके कार्बन जो अब यहाँ पर हम मेनली बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होता है, CH4 जैसे है ना, CH4, तो कार्बन के चारों और हाइड्रोजन कितने होंगे, 4, है ना। अब हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। देखिए कार्बन तो हो गई, यस में एक हो गया और पी में हो गए, है ना। हाइड्रोजन में बात करें तो देखिए अलग अलग, यानी कि ये यस वाला इसके साथ, पी वाला पी में, एक इसके साथ, एक इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि यस वाला यस के साथ, यानी कि एस पी के साथ कह सकते हैं, और ये भी इसके साथ, यानी कि तीनों ही क्या होते हैं, ये समान होते हैं। यानी ये तीनों क्या होते हैं, ये पी और यस, यानी कि ये इतने क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ये भी सेम होता है। यानी कि अब कार्बन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सी, यानी कि कार्बन जो है तो इसके पास हाइड्रोजन तो 4 होते ही हैं, है ना। तो ये तो सेम ही होते हैं, देखिए लिखा हुआ है, बट ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एट आइडेंटिकल विथ ईच अदर इन एनर्जी एस्पेक्ट
लाइक एनर्जी, एंगल, शेप, साइज, यानी कि इसका एनर्जी भी सेम होता है, एंगल भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकदम चारों ही क्या है, सेम है। तो इसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है हमारा, क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो लिखा हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी combines with each other to form new hybrid orbital of exactly same energy, shape and size। अब यहाँ पर देखो बहुत ही ध्यान से समझना, ये जो कार्बन है ना, इसमें 4 ऑर्बिटल है, यानी कि एक यस के साथ है और पी के साथ कितने हैं, 3। पी के साथ तो 3 ही बनते हैं। अब इसमें देखिए एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन है और पी के साथ 3 है, तो ये क्या होंगे अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी कि ये यस और ये पी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए अब ये दोनों जब, यानी कि 3 ये हो गया और एक ये, तो ये क्या बन गया, यानी कि यस और पी मिलेंगे तो यस पी, और 3 है तो 3, यानी कि sp3 बन जाएंगे। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि यस और पी जब मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, sp3 ऑर्बिटल, है ना। इसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। ये दोनों ही क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। अब इनका शेप भी समान होगा, एनर्जी भी समान होगा और साइज भी सेम होगा। एक और पॉइंट समझ लेते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है ये कई प्रकार से हो सकता है। sp भी हो सकता है ना, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है। तो देखो जब s के साथ केवल p लगा होगा तो sp हो जाएगा, है ना। s के साथ अगर जो 2 p ऑर्बिटल लगे होंगे तो क्या हो जाएगा, sp2, है ना। और s के साथ अगर जो 3p लगे होंगे तो sp3 हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार से मतलब कई जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। और जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका कुछ शेप भी होता है ना। तो इसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है ना। तो इसका क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना। इसका डम्बल होता है ना। यानी जो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल होता है ना। बस केवल इतना याद रखिए कि डम्बल। हाइब्रिडाइजेशन का ऑप्टिकल कुछ इस प्रकार से शेप होता है कि जैसे कि इस प्रकार से होता है कि जो आगे की ओर होता है, जो आगे होता है वो क्या होता है, थोड़ा स्मॉल लोब होता है, और जो पीछे की तरफ होता है कुछ लार्ज लोब के कुछ शेप में देखने को मिलता है ना। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स क्या होते हैं। ये कभी कभी हम लोगों की एग्जाम में भी पूछ लेता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स क्या होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ऑल दी कार्बन्स ऑफ एल्केन्स सॉ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि थोड़ा सा आप लोग सिंपल समझिए, जैसे कि मेथेन ले लेते हैं, मेथेन यानी कि CH4। तो सिंपल सा है, C के चारों तरफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये तो हो गया मेथेन। अब एथेन की बात कर लेते हैं। एथेन तो क्या हो गया, CH3 बॉन्ड CH3। इसका हम स्ट्रक्चर का बात करें तो क्या हो जाएगा, C, यानी कि इधर H, इधर और इधर। अब C यहाँ भी हो जाएगा, तो इसके तीनों तरफ क्या हो जाएगा, H, है ना। अब ये जो कार्बन है इसके कार्बन और टू कार्बन देखा जाता है, ये नहीं कि पूरे कंपाउंड की बात किया जाता है, नहीं। इसको मतलब केवल एक और एक दूसरे मतलब अलग अलग की बात किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। ये नहीं कि पूरे कंबाइंड की बात किया जाए, नहीं, केवल मतलब अलग अलग कार्बन की बात किया जाता है इस हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। यानी कि एक s ऑर्बिटल में होता है और दूसरा p ऑर्बिटल, यानी कि अलग अलग हम लोग इसको देखते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सॉ 25% यस ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड
75% p ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि यस है यहाँ पर, जैसे कि 25% यहाँ पे मिल गया। और जैसे कि देखो सिंपल समझो कि जैसे कि ये एस है, ठीक है ना। अब यस और पी 3p मिले तब तो हुआ sp3, है ना। 25 मिलते हैं तो ये एस बना, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कि ये 25 हो गया, है ना। अब p जो है वो कितना हो गया 75, है ना। तो ये मिलकर कितना हो गया 100, इस 100 हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ऑर्बिटल का। तो ये वाला तो आप लोग ने देखा ही होगा, है ना, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब आता है तो ये अलग हो जाते हैं, है ना। और हाइब्रिडाइज क्या होता है कि ये इसके पास तो इतना होता ही है, और ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं sp3, है ना। ये चारों क्या बनाते हैं sp3 ऑर्बिटल बना लेते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दी कार्बन्स ऑफ एल्केन्स सॉ टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट, यानी कि मैंने आप लोगों को पहले ही नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जो इसका एंगल है वो कितना होता है 109.5 डिग्री का, है ना। और जो ये जो शेप आप लोग देख रहे हैं ये स्फेरिकल होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो ये शेप दिख रहा है ये स्फेरिकल होता है, तो इसको कुछ स्फेरिकल के रूप में बना लेते हैं, जो क्या होता है हाइड्रोजन होते हैं, है ना। अब ये 3D एक स्ट्रक्चर होता है ना। यानी कह सकते हैं ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को ये 3 डायमेंशनल होता है ना। तो दी एंगल्स बिटवीन टू ऑर्बिटल्स इज 109.5 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर देखो पैराफिन्स क्या होते हैं। तो पैराफिन्स आर नथिंग बट सिंपली दी एल्केन्स। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी को ही बोलते हैं क्या एल्केन्स, यानी एल्केन्स को ही पैराफिन्स बोलते हैं, या पैराफिन्स को कह सकते हैं एल्केन्स बोलते हैं, है ना। इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, यानी कि जो एल्केन्स या पैराफिन्स होते हैं वो 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, एक तो पैरम और दूसरा एफिन्स, है ना। अब पैरम्स का मतलब लिटिल होता है, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी कि जो एल्केन्स होते हैं वो क्या करते हैं वो लिटिल वो यानी कि जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं वो लिटिल एफिनिटी शो करते हैं टूवर्ड्स दी रिएक्शन। आप लोग पहले से ही मतलब पढ़ चुके हैं कि जो पैराफिन्स होते हैं वो काफ़ी केमिकली इनर्ट होते हैं, जल्दी ये रिएक्शन नहीं देते हैं, तो दे आर रिलेटिवली इनर्ट टुवार्ड्स केमिकल रिएजेंट, है ना। तो अब बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ पैराफिन्स के बारे में, है ना। तो पैराफिन्स मेनली यूज फ्यूल के लिए किया जाता है। अब इसके साथ साथ हम कॉस्मेटिक कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, है ना इसका। अब देखिए लिखा हुआ है पैराफिन्स आर वाइडली एज फ्यूल कंपोनेंट फॉर डीजल एंड ट्रैक्टर इंजन। देखिए ट्रैक्टर इंजन में भी फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। अब लिक्विड पैराफिन is a distilled and refined form of kerosene that can be burned in lamp and other devices, है ना। यानी कि लाइम के रूप में भी बर्न इन यानी कि जलाने के रूप में भी किसका यूज़ किया जाता है लिक्विड पैराफिन्स का। अब देखिए इट आल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर जेट इंजन्स एंड रॉकेट्स। अब जेट इंजन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है पैराफिन्स का, है ना। अब लिक्विड पैराफिन्स इज़ अ वेरी हाईली रिफाइंड mineral oil that also contain medical properties and commonly used to treat by skin constipation etc। यानी कि कहने का मतलब ये जो लिक्विड पैराफिन्स होते हैं ये हाईली रिफाइंड होते हैं मिनरल के लिए, है ना। और जो ये मेडिकल प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन को क्या करने में ट्रीट करने में किया जाता है, जैसे कि वाटर लॉस भी हो जाता है उसके रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है लिक्विड पैराफिन्स इज मेनली यूज्ड एज अ लैब्रिकेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि लैब्रिकेंट्स के रूप में भी वेरियस इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर
कुकिंग के में भी यूज़ किया जाता है ना। इट इज़ आल्सो यूज पेनिसिलिन प्रोडक्शन, यानी कि पेनिसिलिन बनाने में भी किया जाता है ना। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज टू मेक क्रीम पेट्रोलियम जेल, यानी कि क्रीम वगैरह जैसे भी आती हैं पेट्रोलियम जेल्स, उसमें भी यूज़ किया जाता है ना। अब इट आल्सो यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स इन मेनी एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर का मतलब जैसे कि कोई भी किसान होता है वो अपने खेतों में क्या डालता है, कुछ केमिकल वगैरह दवाइयों का छिड़काव करता है, उसमें भी क्या किया जाता है, पैराफिन्स का यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।